नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। इससे पहले सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज सुक्षेत्र मल्लार मल्लन्ना मंदिर के दर्शन किए। वे बिना किसी कारण के गिरफ्तारी क्यों करेंगे? विक्रम सिम्हा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम सिद्धरामैया। राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का स्टंट, मंत्री सुधाकर ने कहा। साल के पहले ही दिन झारखंड की राजनीति में भूचाल, जेएम विधायक ने दिया इस्तीफा। फिर से कोविड-19 का भय, बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 से ज्यादा मामले दर्ज, 3 की गई जान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज सुक्षेत्र मल्लार मल्लन्ना मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने देश की जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की और नए साल में देश के साथ साथ राज्य और क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रार्थना की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त उप अधिकारी वीरभद्रप्पा उपिना ने कहा कि सम्मान देने से प्राप्तकर्ताओं की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वह बीदर जिले के चिटगुप्पा शहर में शर्मम्मा गुरैया मास्टर ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत 2023 राज्य स्तरीय मास्टर अवार्ड प्राप्त करते समय बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वे हमेशा सामाजिक गतिविधियों में पहचाने जाते रहे हैं और इस राज्य स्तरीय पुरस्कार ने उन्हें सार्वजनिक गतिविधियों में और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने इस ट्रस्ट द्वारा उनकी विभिन्न गतिविधियों को मान्यता देते हुए पुरस्कार दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर कोडगू के सांसद प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा के खिलाफ वन विभाग की कार्यवाही को उचित ठहराया, जिन्हें पेड़ काटने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बैंगलोर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वे बिना किसी कारण के गिरफ्तार क्यों करेंगे? सीएम ने बीजेपी सांसद के इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस शासन में निर्दोष व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने विक्रम को बिना अनुमति के 126 पेड़ काटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीएम ने कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए 4 जनवरी को नई दिल्ली जाएंगे। बीजेपी हर लोकसभा चुनाव से पहले नौटंकी करती है, जबकि 2019 में पुलवामा हमले और उसके बाद फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक ने भाजपा को आम चुनाव जीतने में मदद की। अब यह राम मंदिर और राम की तस्वीर है जिसे भगवा पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। इस देश में लोग धार्मिक है और भाजपा उस भावना से खेल रही है, स्वास्थ्य मंत्री डी सुधाकर ने कहा। लेकिन लोगों को पुलवामा हमले के बाद भाजपा द्वारा किए गए स्टंट का एहसास हुआ है। लोगों को हर बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि लोग इस बार जिम्मेदारी से मतदान करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने भी राम मंदिर निर्माण के लिए धन और ईंटें दी हैं। भगवान राम सभी के पूजनीय हैं। इस पर समाज में विभाजन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेलूर जेएमएफसी कोर्ट ने हासन जिले के बेलूर तालुके में नंदागौदनहली गांव के पास राजस्व भूमि पर 125 पेड़ों की कथित कटाई के मामले में कोडगू मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को जमानत दे दी। वन अधिकारियों की एक टीम ने विक्रम सिम्हा को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रकाश नायका के समक्ष पेश किया, जिन्होंने 30 मिनट की पूछताछ के बाद जमानत दे दी। विक्रम के वकील चंद्रे गौड़ा और धर्मेंद्र गौड़ा ने जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले विक्रम को मेडिकल जांच के लिए हासन के HIMS अस्पताल ले जाया गया था। जमानत के बाद पत्रकारों से बातचीत में विक्रम ने कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। विक्रम ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश का संदेश जताते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? मैंने अदरक की खेती के लिए जमीन पट्टे पर ली। पुलिस को मेरी गिरफ्तारी पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, क्योंकि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। विक्रम ने कहा कि वह जल्द ही अपने भाई सांसद प्रताप सिम्हा की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के नामों का खुलासा करेंगे। रुकते हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। साल के पहले ही दिन झारखंड की राजनीति में भूचाल ला देने वाली खबर सामने आई है। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने राज्य की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सरफराज अहमद के इस्तीफे की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी। माना जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरफराज अहमद कई दिनों से नाराज चल रहे थे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरफराज ने किस बात को लेकर अपना इस्तीफा सौंपा है। सरफराज अहमद ने अभी तक इस्तीफा देने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। आज सोमवार को झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को जारी एक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई। बता दें कि राज्य की गांडेय विधानसभा सीट से झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा देने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि जनता को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने कांडेय से विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह निर्वाचन क्षेत्र 31 दिसंबर 2023 से रिक्त है। बता दें कि झारखंड में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरफराज अहमद पार्टी छोड़ भी सकते हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झामुमो गठबंधन के दौरान जब सीटों का बंटवारा किया गया तो सरफराज अहमद को गांडेय विधानसभा सीट मिली। इस सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि सरफराज अहमद को मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह हाजी हुसैन अंसारी को अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बना दिया गया। वहीं अब हाजी हुसैन के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया गया है। कुछ ही साल पहले भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के कुल 636 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह भी है कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के कारण 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 4,394 पर पहुंच गई है। इन बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से लोगों के मन में वायरस को लेकर भय पैदा हो गया है। कोरोना वायरस के कारण बीते 24 घंटों में कुल 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से 2 मौतें केरल तो वहीं 1 मौत तमिलनाडु में दर्ज की गई है। इन मौतों के साथ ही देश में कोरोना के कारण अब तक जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,33,364 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में कुल 548 लोग कोविड-19 से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। वहीं अब तक संक्रमण से उभरने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई। रविवार के दिन भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 841 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक ये मामले बीते 237 दिनों में सबसे अधिक हैं। इस दौरान केरल, कर्नाटक और बिहार में एक एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत भी हुई है। बता दें कि देश में इससे पहले 19 मई को संक्रमण के 865 नए मामले सामने आए थे। ये मामले बीते 227 दिनों में सबसे अधिक है। इस दौरान केरल, कर्नाटक और बिहार में एक एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई। बता दें कि देश में इससे पहले 19 मई को संक्रमण के 865 नए मामले सामने आए थे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोरों शोरों से काम जारी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विभिन्न हस्तियों और कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों को भी आमंत्रण मिला है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, खरगे और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता दिया गया है। इस आमंत्रण के बाद से ही विपक्षी दलों के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने और न जाने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। इसी क्रम में कांग्रेस की केरल इकाई ने सीपीएम पर बड़े आरोप लगाए हैं। केरल में सीपीएम को कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति एक बार फिर सार्वजनिक हो गई है। केरल की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष वीडी सतीशन ने राम मंदिर के मामले को लेकर सीपीएम पर वोट बैंक के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया है। रविवार को केरला के कोच्चि में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला है, लेकिन सीपीएम उसे वोट बैंक के लिए सियासी रंग दे रही है। सतीशन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं मिला है।
पार्टी के कुछ नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर इनविटेशन मिला है, वो क्या करेंगे उस पर बाद में पार्टी विचार करेगी। लेकिन 22 जनवरी के प्रोग्राम के लिए अभी से केरला में सीपीएम ने राजनीति शुरू कर दी है। सीपीएम हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, सिर्फ वोट पाने के लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो या फिर फिलिस्तीन के सपोर्ट की बात हो या फिर अब राम मंदिर उद्घाटन का विषय। सीपीएम इस पर सियासत कर रही है। ठीक बीजेपी की तरह सीपीएम भी लोगों को बांटने का काम कर रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता समय समय पर भाजपा और शिंदे गुट पर निशाना साधते रहते हैं। अब उद्धव गुट से सांसद संजय राउत ने भाजपा पर महाराष्ट्र को लूटने का आरोप लगाया है। राउत ने भाजपा पर महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को गुजरात शिफ्ट करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही राउत ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात रखी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संजय राउत ने कहा कि पूरा देश एक है, विकास पूरे देश का होना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पूरे देश के होते हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र और कई और राज्यों से बड़े बड़े प्रकल्प सिर्फ एक ही राज्य यानी गुजरात में खींचकर लेकर जा रहे हैं, उसे विकास नहीं डकैती कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कोंकण का प्रोजेक्ट चला गया, डायमंड मार्केट भी गुजरात चला गया, वेदांत फॉक्सकॉन भी गुजरात चला गया है और हमारी सरकार के एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यह लोग आंख खोलकर देख रहे हैं। रावत ने कहा कि इस देश का विकास होना चाहिए, लेकिन सबने अपने राज्यों को विकसित बनाया, लेकिन आपका टारगेट है महाराष्ट्र, मुंबई को कमजोर करना और यहाँ की संपत्ति गुजरात लेकर जाना है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, वैसा ही महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात में ले जाया जा रहा है। साल 2023 के अंतिम दिन यानी रविवार को बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जारी किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री सहित बिहार के सभी कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक कर दिया गया है। बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संपत्ति के ताजा विवरण के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के पास कुल 1.64 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। जारी किए गए विवरण के अनुसार नीतीश कुमार के पास 22,552 रुपए नकद और विभिन्न बैंक खातों में 49,202 रुपए जमा है। इस संपत्ति के अलावा नीतीश कुमार के पास 11.32 लाख रुपए की एक्सपोर्ट कार है और 1.28 लाख रुपए की 2 सोने की अंगूठियां और 1 चांदी की अंगूठी है। अन्य चल संपत्तियों में 1.45 लाख रुपए की 13 गाय और 10 बछड़े, 1 ट्रेडमिल, 1 व्यायाम करने वाली साइकिल और 1 माइक्रोवेव ओवन भी शामिल हैं। उनके पास एकमात्र अचल संपत्ति नई दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 2004 में 13.78 लाख रुपए थी और अब इसकी कीमत 1.48 करोड़ रुपए की है। जापान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 जनवरी को तेज भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। यहां 1 जनवरी को भीषण भूकंप देखने को मिला, जिसके बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। खबरों के मुताबिक साल के पहले ही दिन उत्तरी मध्य जापान में 7.4 तीव्रता की भूकंप मापी गई। बता दें कि इसी बीच जापान में स्थित भारतीय दूतावास ने जापान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा दूतावास ने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बाबत एक पोस्ट भी शेयर किया। भारतीय दूतावास ने कहा, दूतावास ने 1 जनवरी 2024 को आए भूकंप और सुनामी के संबंध में किसी के भी संपर्क करने के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी सहायता के लिए इन इमरजेंसी नंबरों पर ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने
इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रांत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। NHK की रिपोर्ट के मुताबिक निगाट प्रांत का काशिवाकी शहर से 40 सेंटीमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। रिपोर्ट के मुताबिक होकुरिकु इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि वह अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी अनियमितता की जांच कर रहा है। IDF के एक बयान से पता चला कि इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस में कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मारने के लिए बख्तरबंद इंजीनियरिंग और वायुसेना इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है। इजरायल के सरकारी प्रेस कार्यालय के एक बयान के अनुसार सरकार ने रविवार को सर्वसम्मति से स्थानीय चुनाव को 27 फरवरी तक स्थगित करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी, जो 2023 में अक्टूबर में होने वाले थे। वहीं इससे पहले नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास के साथ युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा और यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक गाजा से बाकी सभी 140 बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इजरायल युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर खुली सुरक्षा बनाए रखना चाहता है, जो कि उसके निकटतम सहयोगी अमेरिका की अवज्ञा में है, जो फिलिस्तीन के लिए अंतिम राज्य का दर्जा देने के लिए 2 राज्यों का समाधान चाहता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल को गाजा पट्टी पर खुला सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने दुनिया को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज सुक्षेत्र मल्लार मल्लन्ना मंदिर के दर्शन किए। वे बिना किसी कारण के गिरफ्तारी क्यों करेंगे? विक्रम सिम्हा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम सिद्धरामैया। राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का स्टंट, मंत्री सुधाकर ने कहा। साल के पहले ही दिन झारखंड की राजनीति में भूचाल, जेएम विधायक ने दिया इस्तीफा। फिर से कोविड-19 का भय, बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 से ज्यादा मामले दर्ज, 3 की गई जांच। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।